हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग वीडियो देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम इस चैप्टर में यानी कि इस पार्ट में यानी कि हम आपको डस्ट ऑफ स्नो के दूसरे पार्ट में सॉरी, पहला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए। दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। किस कवि ने डस्ट ऑफ स्नो को लिखी है, आपको पता ही होगा। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कौन से ऑप्शन में है, बी में। तो सही कर लीजिए इसको, ये देखिए बी ऑप्शन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, व्हाट डज द पोएट कॉल इट, डस्ट ऑफ स्नो। पोएट इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी। क्योंकि जो स्नो थी उसके जो टुकड़े थे बहुत ही छोटे थे। टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं उसको टाइनी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द पोएट सेज, कवि कहते हैं क्या, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड। र्यूड का मीनिंग होता है हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो हेल्ड इन रिग्रेट, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उनके मूड को बदल के रख दी थी, बताइए आपका आंसर। तो उनका मूड बदला था फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। उनके कंधे के ऊपर जो बर्फ आके गिरी थी, किसने गिराई थी, कौए ने। कहां से गिराई थी, हेमलॉक ट्री से। तो वो हेमलॉक ट्री से जो बर्फ डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी उसने हमारे पोएट का मूड बदल के रख दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या होती है, तो आपने देखा ही होगा। पोएम की राइम स्कीम थी ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी यानी ऑप्शन सी हो जाएगी, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज हैज गिवन माई हर्ट। ये देखिए एच यहां से स्टार्ट हुई, आप देख पा रहे हैं, और फिर यहां भी एच है, यानी कि इसमें एलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। एलिटेशन क्यों कहते हैं, एलिटरेशन क्यों कहते हैं, रिपीटिंग साउंड्स, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। हैच भी कॉन्सोनेंट है, देखिए दोनों ही एक ही साउंड है ना, इसलिए इसको कहते हैं एलिटरेशन। अच्छा, अगला देखिए, अब मेटाफर किसको कहेंगे, मेटाफर कहेंगे व्हेन ए इज कंपेयर टू बी। जब ए की तुलना ए इज कंपेयर टू बी, ए इज कंपेयर टू बी एंड ए बिकम्स बी, ए बिकम्स बी। जब ए की तुलना की जाती है बी से और ए जो है बी बन जाता है बाद में, है ना, ए जो है बी बन जाता है, तो उसको कहेंगे मेटाफर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने कहा कि सर टाइम इज मनी। जब आप कहते हो कि टाइम इज मनी, टाइम क्या है, मनी है। अब देखिए आप टाइम की कल्पना कंपेयर किससे कर रहे हैं, टाइम की कल्पना कंपेयर, बार बार मैं कल्पना बोल रहा हूं, टाइम इज कंपेयर विथ मनी। किससे कल्पना हो रही, मेरे मुंह में आकर बैठ गया ये शब्द जो है ना, कल्पना। एक्चुअली ये कंपेयर है यानी कि तुलना है। कहते हैं टाइम की तुलना आप किससे कर रहे हैं, मनी से। अगर टाइम को ए मान लीजिए तो मनी हो गया बी, और बाद में मैंने कहा कि ए जो है वो बी हो जाता है ना, यानी कि टाइम जो है मनी हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटाफर, है ना। अगला देखिए, एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे है कि आवर सोल्जर्स आर लायन। आप क्या कर रहे हैं, आवर सोल्जर्स आर लायन। ये देखिए आवर सोल्जर्स आर लायन, आप कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो शेर हैं। तो आप सोच के देखिए, हमारे सोल्जर को अगर आप ए मान लेते हैं तो फिर हम लायन को मानेंगे बी। आप कह रहे हैं कि सर ए की तुलना कर रहे हैं बी से और ए जो है बी हो जाता है। कैसे, जैसे हमारे सैनिक तो शेर ही होते हैं, हमारे सैनिक तो बहादुर ही होते हैं, है ना, जितना शेर बहादुर होता है। तो इस प्रकार से ये मेटाफर हो गया, ए की तुलना बी से और ए जो है बी बन जाता है, इसलिए इसको मेटाफर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक इसमें है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरोन होता है कि एक दूसरे का उल्टा होता है।
जैसे आप कहते हो ओपन सीक्रेट, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, ओपन सीक्रेट, अरे ये ओपन जब है तो फिर सीक्रेट कैसा, यानी कि आपने ओपन का जो अपोजिट होता है वो सीक्रेट होता है ना, ओपन का सीक्रेट, सीक्रेट का ओपन। अब जैसे आप इसमें और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, काइंड क्रूएल, क्या ले सकते हैं, काइंड और क्रूएल, इसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं, जो एक ऐसा शब्द जो एक दूसरे का अपोजिट हो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरोन। तो ये सिमिली क्या होती है, सिमिली, अच्छा हाँ ये अक्सर ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। सिमिली क्या होती है ना, कि जब ए की तुलना लाइक और एज से की जाती है, लाइक एंड एज, लाइक एंड एज से जब कम तुलना की जाएगी, लाइक एंड एज, एस एज। अगर कोई ऐसी कविता जिसमें आपको लाइक दिख जाए या एज दिख जाए तो आप समझ जाइएगा उसमें जो है वो क्या है, सिमिली है। और हर मेटाफर को सिमिली बनाया जा सकता है, कैसे, एग्जांपल दीजिए। जैसे आप कहते हो कि सर टाइम इज लाइक मनी, टाइम इज, टाइम इज लाइक मनी, है ना, आप क्या कर रहे हैं, टाइम इज लाइक मनी, मनी समय जो है वो पैसे के जैसा है ना, आप क्या कर रहे हैं, लाइक शब्द को देखते ही आप बोलिएगा कि सर ये तो सिमिली है। जैसे आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, है ना, हमारे सैनिक जो हैं उतने बहादुर होते हैं जितने हमारे शेर होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, लाइक और एज से इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इस प्रकार ये सिमिली हो जाएगा। समझ गए, हर मेटाफर को सिमिली बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए फिर है व्हाट डज, इसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन सेव्ड सम पार्ट, देखिए सेव्ड सम, एस एस यानी कि फिर से एलिटरेशन हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ये डस्ट ऑफ स्नो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, है ना, किस बात को बता रहा है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति जो होती है हमारे क्षणिक दुख को तुरंत ही बदल के रख सकती है ना, तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की वो कैपेसिटी, वो क्षमता जो हमारे दुख को क्षण में दूर कर सकती है, उसी को रिप्रेजेंट करती है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हील का मतलब होता है भरने वाला, है ना, प्रकृति की, आपकी प्रकृति की एक ऐसी ताकत जो आपके सभी घावों को भर सके। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के कवि कौन है, आपको पता ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, पोएट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है बताइए, क्योंकि वो बहुत छोटी है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया था, रिपीट हो गया लगता है ऐसा, हाँ जी रिपीट हो गया है ना। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन छूट गया है क्या, नहीं छूटा है, देखिए कहता है कि, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रीचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज ए कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, कौन से दो चीजों को पोएट ने यूज किया है कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी के रूप में, पॉजिटिविटी यहाँ जो था निगेटिव था, लेकिन दो चीजों को पॉजिटिवली उन्होंने प्रयोग किया है, तो क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया है आप देखिए, डस्ट, डस्ट स्नो, हेमलॉक ट्री स्नो, स्नो क्रो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, बताइए क्या होगा, तो स्नो और डस्ट, इस दोनों को इन्होंने पॉजिटिव के रूप में यूज किया है। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रीचर्स दैट फर्स्ट यूज एज ए कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और स्नेक, सॉरी स्नो होगा, देखिए बताने में थोड़ा मुझे मिस हुआ है, हाँ चलिए ऑप्शन नंबर डी में जाइए आप, देखिए हेमलॉक ट्री और क्रो, ये दोनों के दोनों जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको फिर से मुझे देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको, कहते हैं कि निगेटिव, व्हाट आर द टू निगेटिव क्रीचर्स, कौन सी दो नकारात्मक क्रीचर्स का प्रयोग किया है फ्रॉस्ट ने कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, एक तो डस्ट ऑफ स्नो था, है ना, और दूसरी क्या थी, वो कौवा था, कौवा था ना, हेमलॉक ट्री तो नहीं होगा, कौवा होगा, डस्ट ऑफ स्नो, क्रो एंड स्नो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, नहीं स्नो एंड क्रो,
ये दो निगेटिव चीजें थी। हालांकि जब निगेटिव की बात करते हैं तो ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा जी, क्योंकि इस दोनों को ही निगेटिव माना जाता है। क्रो को भी निगेटिव माना जाता है और हेमलॉक ट्री को भी निगेटिव माना जाता है। बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइए, इसका आंसर आप जो है डी ही लगाएंगे, क्योंकि हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस होता है और कौवे को भी अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इन्हीं दो का इन्होंने यूज किया है कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेज क्या, सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ, यानी कि सॉरो यानी कि दुख को वो बताता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसका फायदा उठाइए, परीक्षा दीजिए, अच्छे से अधिक नंबर लाइए, कोई क्वेश्चन गलत मत करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।